जमीर अहमद खादरी, आप देख रहे हैं रहबर AFRU TV। जैसा कि हमने इस चैनल की मार्फत अब तक कुछ इंटरव्यूज किए हैं, ये पहला मौका है कि हम एक ओपिनियन पोल करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत यानी उत्तर प्रदेश जो औरंगाबाद से कम 1500 किलोमीटर दूर फासले पर मौजूद है, और ये वो रियासत है जो पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा आबादी रखने का यहाँ पर उसको शर्फ हासिल है। उत्तर प्रदेश वो रियासत है जहाँ पर असेंबली की 403 नशिस्तें आती हैं और यहाँ की हुकूमत ही आइंदा वजीर आजम का फैसला करती है। अब तक पिछले 3 इंतखाबात पर अगर हम नजर डालें तो बीजेपी को यहाँ पर बहुत जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई, लेकिन ये पहला मौका है कि हालात तब्दील नजर आ रहे हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो ग्रुप्स है मीडिया से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, उनसे हमने एक मुवाजना करने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में क्या होगा, आखिर किसकी सरकार बनेगी। क्या योगी बाबा दोबारा उत्तर प्रदेश पर विराजमान होंगे? क्या वो वापस से वजीर आला बनेंगे, या फिर अखिलेश की सैकल चल पड़ेगी, या फिर वो जो BSP हत्ती के दम पर सबको दबाने का काम करती थी मायावती बहन वहां की वजीर आला बनेगी, या फिर एक नया समीकरण वहां जो मौजूद है कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की खद्दावर लीडर है, कौमी जनरल सेक्रेटरी भी है, उन्होंने अपना पूरा जहन वहां लगाया है। क्या उनके तरफ लोगों की जहानत जाती है? क्या बेटी बचाओ का जो उनका नारा है, बेटी है लड़ सकती है, वो कामयाब होता है? बल इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे पास औरंगाबाद में जो सियासी लीडरान इन पार्टियों के हैं, वो उनसे बात करते हैं। मेरे पास अभी मौजूद है, स्क्रीन पर लाई होने, हम बात कर रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब की, जो समाजवादी पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी है। उसी तरह कांग्रेस की भी एक खद्दावर लीडर जिन्हें अहमद चाउश कहते हैं, और ये माइनॉरिटी मराठवाड़ा के सदर भी हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो औरंगाबाद में जो जमात आज इख्तिदार में है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसने हैदराबाद के बाद औरंगाबाद में अपनी कलायदा शनाख्त बनाई है, उसके भी एक ऐसे लीडर जिन्होंने असेंबली इलेक्शन में 70,000 से ज्यादा वोट हासिल किया था, मेरी मुराद नासिर सिद्दीकी साहब से है। वो MIM के ग्रुप लीडर भी हैं और फिलहाल बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। इसी तरह हमारे साथ BSP के एक लीडर जो मुख्तलिफ पार्टियों में रहे, लेकिन BSP का दामन पकड़ने के बाद उन्हें शोहरत हासिल हुई, ऐसे अयूब पटेल साहब जो जिला सदर या शहर सदर हमारे पास मौजूद है। आइए इनसे बहस करते हैं अलग अलग मौजू पर। समाजवादी के लीडर हम अब्दुल रऊफ साहब से बात करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब, जहां तक हमारे ओपिनियन का एक रिजल्ट है जो हमें आपको थोड़े वक्त में बताएंगे, उसमें समाजवादी पार्टी अच्छी खासी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करती दिखाई दे रही है। क्या ऐसी वजह है कि समाजवादी पार्टी को इतनी ज्यादा अहमियत हासिल है? खासतौर पर जो मुस्लिम और यादव वोट उनके तरफ था, वो उसी तरह वापस जाता दिख रहा है, जबकि आपकी जमात से आपकी घर की बहू यानी अखिलेश यादव की भाभी जो वो है तो BJP में चले जाती हैं। खुद मुलायम सिंह यादव है तो पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को है तो दुआ देते हैं कि तो अगला वजीर आजम बने। उसके बाद भी मुसलमान आपके साथ क्यों जा रहे हैं? सबसे पहला जो सवाल है आपका कि उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश जी का जो ग्राफ है आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये जाहिर सी बात है। उसकी वजह ये है कि ना सिर्फ मुस्लिम वोट, यादव वोट, बल्कि 2014 में जो BJP ने कार्ड खेला था हिंदुत्व के नाम का, उसके वजह से OBC, SC, ST और जितने भी पिछड़ा वर्ग है वो हिंदुत्व के नाम पे BJP के साथ गए थे कई स्टेट्स में और देश में। लेकिन इन लोगों ने जब देखा 2014 के बाद से लेकर 2022 तक इन लोगों ने जो हालत बनाई इस मुल्क की, उसमें सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी कौमों को भुगतना पड़ रहा है माइनॉरिटीज के बाद, मुसलमानों के बाद, तो वो है मेरे दलित भाइयों को, वो है मेरे ST भाइयों को, वो है मेरे OBC भाइयों को। तो जब उन्होंने ये सिचुएशन देखी कि ये घोंसला है हिंदुत्व का और इसमें ये नुकसान एक आम आदमी को हो रहा है,
तो उन्होंने कहा कि अब हम इस बार अखिलेश जी जो पढ़े लिखे शख्स है, जिन्होंने 2012 से 2017 में इनकी हुकूमत थी, उत्तर प्रदेश को सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम बनाया था, क्यों ना इस बार अखिलेश जी का साथ दे। रही बात आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी के घर की बात, मुलायम सिंह जी की जो दूसरी वाइफ है, उनके वाइफ के लड़के की वो बीवी है, तो ये कोई उनके अखिलेश जी के सगे छोटे भाई नहीं है, सौतेली मां के लड़के हैं और उनकी बीवी है। डेमोक्रेसी में सबको अपना अपना इख्तियार है, तुम किसी भी पार्टी से लड़ सकते हो, चाहे वो घर की क्यों नहीं बात है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है इस मुल्क के अंदर कि बड़े बड़े पार्टी के लोगों के घरों में भी ऐसा होता है, जैसा कि गांधी परिवार में देख लो। आज मनेका गांधी जो है, जो बीजेपी से है, वरुण गांधी बीजेपी से है, इतने बड़े घराने में है वो, तो ये तो होता है राजनीति में, ये कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। तीसरी बात आपने कहा कि मोदी जी को आशीर्वाद दिया मुलायम सिंह ने, ये बात को तो मैं साफ इनकार करता हूं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा ये आज तक साफ नहीं हुआ है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में खड़े रहकर कहा था कि उनकी सेहत भी बराबर नहीं, आप जानते हैं मुलायम सिंह जी, उन्होंने खासतौर पर कहा था कि आइंदा इंतखाबात में भी आप कामयाब हो, ऐसी मैं तो आपको शुभकामनाएं देता हूँ, इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। खैर ये तो बात होगी। मेरा सवाल ये है कि खासतौर पर मुलायम सिंह की जमात जो 3 मरतबा है तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत का इख्तियार संभाल चुकी है, उसके बावजूद वहां के मुसलमानों की जो पसमानदगी है, जो हालात है, जो तंगदस्ती है, जो गुर्बत है, कि वहां पर दूसरी पार्टियों को जाकर तो अब बात करने की जरूरत पड़ रही है, तो क्यों नहीं मुसलमानों के हालात को बेहतर बनाने की समाजवादी पार्टी ने कभी कोशिश की? देखिए, बेशक समाजवादी पार्टी 3 मरतबा इख्तियार में थी, और जितना समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए वहां पर काम किया है, मैं समझता हूं किसी सरकारों में हुआ नहीं है आज तक। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, तो उन्होंने उर्दू ट्रांसलेटर की जगह क्रिएट की थी। मतलब उर्दू ट्रांसलेटर यानी गवर्नमेंट के अंदर एक आम आदमी भी एक एप्लीकेशन लिखना चाहे उर्दू में तो एक्सेप्ट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उर्दू पढ़ने वाला मुसलमान ही हो सकता है। तो ऐसे कई हजार जगह गवर्नमेंट के अंदर जो आज सरकारी पेमेंट ले रहे हैं वो मुसलमान ही है। और अखिलेश जी की सरकार में जो 18 लाख लैपटॉप बांटे गए, उसमें से कई लैपटॉप मुसलमानों के बच्चों के पास भी मौजूद है। अखिलेश जी ने ऐसे कई काम किए हैं जिसमें उन्होंने मुसलमानों को माशी हालत पे एक अच्छा सुधरने के लिए मौका दिया है। ऐसे कई स्कीम्स उन्होंने बनाए थे जिसपे आज कई लोग ये मानते हैं कि वाकई में अखिलेश जी ने जो काम किए थे, और उसके पहले मुलायम सिंह जी की भी सरकार थी। मैं तो ये कहूंगा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का मुसलमान बल्कि देश के मुसलमानों ने रहती दुनिया तक मुलायम सिंह जी यादव जी का एक एहसान आप और हम पर है। एक 29 अक्टूबर 1989 में 11 लाख का कार सेवक जब बाबरी मस्जिद शहीद करने के लिए गए थे, वही मर्द मुजाहिद मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने ये कहा था कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये घटना कहती है कि किसी भी लोक प्रतिनिधि को, उस वक्त वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, किसी भी लोक प्रतिनिधि का प्रथम कर्तव्य है कि किसी भी जमात की, किसी भी कम्युनिटी की इबादत गाह की हिफाजत करना। तो बाबरी मस्जिद की हिफाजत मुलायम सिंह यादव ने की थी, और उस वक्त बाबरी मस्जिद को गिरने से बचाया था। 11 लाख लोग कार सेवक वहां पर गए थे, लेकिन मुलायम सिंह जी ने वहां पर गोली चलाई और 11 मिनट में 11 लाख लोग तितर-बितर हो गए। ये मुलायम सिंह का एहसान है आप। ये हमारे रऊफ साहब थे। इन्हीं के बातों को लेकर मुझे याद आया कि हमारे पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। वो बाज़ाब्ता इनके सवालात का इन्होंने जो बातें की उसका वो बहुत बेबाकी से जवाब दे सकते हैं। नासिर सिद्दीकी साहब उत्तर प्रदेश की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी एंट्री हो चुकी है, और खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को वहां की अवाम सराखों पर ले रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अगर मुसलमानों को बहुत काम किया, तो फिर क्या जरूरत थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां जाकर सेकुलर वोटों की तकसीम कर दी? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के हमारे भाई अब्दुल रऊफ साहब को सुन रहा था,
उन्होंने कई ऐसी उपलब्धियां बताई समाजवादी पार्टी के, जैसे समाजवादी पार्टी ने तो मुसलमानों के लिए बड़े बड़े एहसान करे, लेकिन जिस शख्स ने समाजवादी पार्टी को अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर मुसलमानों में खास तौर पर इतने आगे तक लेकर गए कि मुसलमान आंख बंद करके समाजवादी पार्टी पे भरोसा करके उसको वोट देते थे, लेकिन आज वो शख्स जेल की सोहबतें बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन कभी समाजवादी पार्टी ने आज तक उसके लिए आवाज नहीं उठाई, न कभी सड़कों पर उतरी। एक मामूली बकरी की चोरी के केस में, भैंस चोरी के केस में आज वो शख्स जेल की सोहबतें बर्दाश्त कर रहा है। आज उसने जो यूनिवर्सिटी बनाया था ताकि वहां मुसलमान बच्चे नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आकर वहां पर अच्छी तालीम हासिल करें, उसको तहस तहस कर दिया गया। क्या वजह थी कि अखिलेश जो जिन्हें बड़े लीडर माने जाते हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या समाजवादी के लोग उतरकर उसकी हिफाजत नहीं कर सके? तो देखिए, कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ये हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से नाइंसाफियों को करते आ रहे हैं। इसीलिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने वहां पर अपना सियासी सफर का आगाज किया है, ताकि मुसलमानों के साथ हो रही सियासी नाइंसाफी हो या समाजी नाइंसाफी हो या किसी भी तरह की नाइंसाफी हो, उसको आज बेबाकी से उठा रहे। और वहां के लोगों को ये बात पसंद आ रही है कि आज सियासत के अंदर मुसलमानों का क्या हिस्सा है। क्या वजह है कि 8% यादव जो है आज यूपी के अंदर मुख्यमंत्री तक बनते हैं, लेकिन 20% मुसलमानों का एक उप मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना पाए। यही वजह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब वहां के मुसलमानों के मसाइल को बखूबी जानते हैं। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में आपको बताऊं कि खुद वहां इलेक्शन लड़ने नहीं गई, वहां के लोगों ने वहां दावत दी है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कि आपकी क़ियादत के ऊपर हम भरोसा कर चुके हैं। आज तक हमने समाजवादी को आजमाया, कांग्रेस को आजमाया, सारी पार्टियों को हम आजमा कर बैठ गए, बीएसपी को तक आजमाया, लेकिन किसी ने मुसलमानों को ईमानदारी से कभी साथ नहीं दिया। इसलिए आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी भी जरूर हासिल करेंगे। हमारे साथ बीएसपी के शहर सदर भी मौजूद है, यूपी पटेल साहब। यूपी पटेल साहब, क्या बात है कि मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की सरबराह है और 2 मरतबा वो वजीर आला का शर्फ हासिल कर चुकी है, 4 मरतबा, आपने दुरुस्त कहा कि 4 मरतबा वो वहां की वजीर आला रह चुकी है। उसमें 2 मरतबा बीजेपी के सपोर्ट से वजीर आला बनी थी शायद वो, इसलिए मैं 2 ही मरतबा का जिक्र कर रहा था, लेकिन आपने याद दिला दिया कि बीजेपी की सपोर्ट से वो 2 मरतबा वजीर आला थी। आज जब वहां पर इलेक्शन हो रहा है तो कोई उनकी चर्चा नहीं है, ना ही उनके बारे में कोई तस्करे हमें मीडिया पर दिखते हैं। क्या बात है कि मीडिया मायावती को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है और सिर्फ 2 रुखी मुकाबला बता रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अंदर ये मुकाबला होने जा रहा है। तो अयूब पटेल साहब, मायावती कहीं मैनेज तो नहीं होगी, इस तरह के तस्करे आम हो रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि A4U टीवी जो आपकी है उसने मौका दिया कि बीएसपी को औरंगाबाद में बात रखने का हमको मौका मिला आपके जरिए। तो मैं सभी महापुरुषों के विचारों को सामने रखते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। क्या मायावती जी एक ऐसी कद्दावर नेता है जिन्होंने 4 बार यूपी के अंदर मुख्यमंत्री बनने का उनको सौभाग्य मिला और इंशाल्लाह 5वीं बार भी वो बनने जा रही है। और जो आपका सवाल था कि वो पर्दे के पीछे है ना मीडिया उन्हें बता रही है, ये याद रखिए साहब, बीएसपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और बीएसपी का खुद का कैडर कोड होता है। और हम लोग जो है ना, ये न्यूजों पे भरोसा नहीं करती है पार्टी, ये पब्लिक के अंदर जाती है, ग्राउंड पे काम करती है, बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे जाके लोगों को मनाती है, समझाती है कि मूवमेंट क्या है। एक्चुअली ये इतना बड़ा मूवमेंट है, ये बाबा साहब की विचारधारा का मूवमेंट है और ये लोगों तक पहुंचाते। हमारे पास देखो, एक समाजवादी बोलती है मैं बड़ा हिंदू, एमआईएम बताती है कि मैं प्योर मुसलमान हूं, कट्टर मुसलमान हूं। हम लोग जातिवाद पे भरोसा नहीं करते। हमारा नारा है दलित, ओबीसी, मुसलमान, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है उसकी भागीदारी। तो आज मुसलमानों को जो 2 टर्म अभी उन्होंने डिक्लेयर किए हैं उसमें 40% मुसलमानों को टिकट दी गई है और मुसलमानों से नहीं, सभी धर्म को लेकर चलने वाली ये बीएसपी पार्टी है। और मायावती जी अभी आज से ही आगरा में आज उनकी एक रैली है, बहुत बड़ी सभा है, इंशाअल्लाह वो घर घर जाके प्रचार करेंगे और आपको आने वाले वक्त में ये देखेगा कि बीएसपी किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में छा जाएगी और एक बहुमत के साथ वो चुन के आएगी। हमारे साथ कांग्रेस के अखिलेश की सेल के मराठवाड़ा सदर अहमद चौधरी भी मौजूद है।
अहमद शौक जी कांग्रेस को जमात है जिससे मुसलमान 70 वर्षों से जुड़े हैं। उन्होंने हमेशा कांग्रेस का हाथ थामा, कांग्रेस ही को वोट दिया, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों की हालत बद से बदतर होते गए। और चूंकि अब एक हिंदुत्व का नारा बीजेपी ने लगाई और एक बड़ा वोट बैंक जो है तो बीजेपी की तरफ हो गया। दलितों की जमात उत्तर प्रदेश में बीएसपी है, मुसलमानों की जमात एसपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो गई है। तो फिर कांग्रेस का वोट बैंक है कहां? एक तरफ कांग्रेस की बड़ी लीडर प्रियंका गांधी ने एक नारा बुलंद किया, बेटी है बेटी हूं लड़ सकती हूं। इस नारे को लेकर वो पूरे उत्तर प्रदेश में तो कोशिश कर रही है कि किसी तरह कांग्रेस अपनी साख मजबूत कर सके, लेकिन हमने जो ओपिनियन पोल किया उसके अंदर हमें नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पहले की उतनी ही सीटें वापस ला सकती है। तो आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस दिन ब दिन कम होते जा रही है? जिस तरह बीजेपी एक नारा बुलंद करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, क्या कांग्रेस उस तरफ जा रही है? जैसा मैं यहां से शुरू करूंगा, जैसा आपने कहा है कि प्रियंका जी ने बेटी बचाओ का नारा लगाया और बेटी हूं लड़ सकती हूं, तो ये सही बात है कि इस देश के अंदर अगर इस देश को कामयाबी और ये देश अगर कुछ तरक्की कर रहा है आज के दौर में, तो ये सिर्फ कांग्रेस का ही कमाल है। आज हम जिस तरीके से दुनिया के साथ कदम मिला के चल रहे हैं, तो ये सिर्फ कांग्रेस के दौर में हुआ है। लेकिन पिछले 7 सालों से मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान लोगों को बांटने की राजनीति चल रही है और उसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है मीडिया। तो मैं ठीक है, आप जैसे कुछ सेकुलर मीडिया है जो सही बता रहे हैं कि दुनिया में इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन आज जिस हालात हो गए हैं, बीजेपी सरकार जब से केंद्र में आई, आज जिस तरीके से हालात हो गए हैं देश के अंदर, यानी कोरोना की एक तो महामारी हो गई 2 साल से, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे नुकसान हुआ है तो उत्तर प्रदेश के लोगों का हुआ है, क्योंकि वो सारे हिंदुस्तान में रोजगार के लिए हमारे उत्तर भारतीय जो है जितने भी है वो पूरे देश के अंदर जो है तो अपना रोजी रोटी के लिए जाते हैं। तो वहां जब वो लॉकडाउन लगा, जब वो वापस गए तो कई लोग रास्ते में ही इंतकाल हो गया, कई लोग खाने पीने की वजह से परेशान हो गए और धंधे कारोबार सारी चीजें ठप हो गई। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, गैस के भाव बढ़ गए और जो है तो किसान परेशान हो गया। ये सारी चीजों को मीडिया ने सही तरीके से बताया नहीं, तो उसका नुकसान ये हुआ कि आज उसका जो है लोग बदला लेने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाले हैं। लेकिन वहां पर छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने एक जगह आ जाना चाहिए था। यानी कि मिसाल के तौर पे तुम्हारे एमआईएम, बीएसपी, कांग्रेस और भी जितनी पार्टियां हैं, उन्होंने एक गढ़ बनाकर वहां पर काम करना चाहिए था मिलजुल के, ताकि बीजेपी को रोक सके। क्योंकि बीजेपी जो है तो पूरे देश से सब पार्टियों को खत्म करने का काम कर रही है, एक पार्टी को नहीं। सिर्फ वो अपना एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रही है, तो उसके लिए जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, तो मैं तो ये सोचता था कि भाई वहां पर जैसा बंगाल में एक जगह आए, वैसा ही यहां पर भी जो है अगर पार्टियां एक जगह नहीं आए तो मेरे को ऐसा लगता है कि वहां के लोग वन साइड वोटिंग करने वाले हैं, या तो वो समाजवादी या तो कांग्रेस। ये 2 पार्टियों के अलावा जो है तो वहां तीसरी पार्टी को वहां पे कोई जगह नहीं मिलेगी। देखिए 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है। अगर हम मुसलमान एक जगह भी आ रहे हैं, जैसा असद साहब बोल रहे कि भाई मेरी क़यादत को मानो, मेरी क़यादत के साथ में मुसलमानों ने आना चाहिए, तो मेरा ये बोलना है कि भाई आपके पास 20% है। जब मीडिया में जब आप कुछ भाषण करेंगे मुसलमानों को जमा करने की, तो फिर बीजेपी भी जो है तो हिंदुओं को दावत देंगे कि भाई एक जगह आओ, एक जगह वोटिंग करो। तो आप हिकमत से काम लो।
ये आप जो बात सुन रहे थे अहमद चौश की, इनकी बातों से मुझे बीच में एक बात याद आ गई कि जरूरी नहीं है कि तमाम जमातों के तमाम मजहबों के वोट लेना इंसान की जीत का अक्कासी करते हैं। हमारे पास औरंगाबाद की एक मिसाल है कि सिर्फ मुस्लिम और दलित वोटों के बदौलत ही इम्तियाज जलील साहब जीत गए थे। जहां तक कांग्रेस की बात है, वो बीएसपी को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस मेरे हिसाब से और हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस बीएसपी के मुकाबले में बहुत पीछे है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास बीएसपी के शहर सदर है यू पटेल भी इस पर तबसरा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनकी बात का जवाब दें। क्या बीएसपी वहां पर कांग्रेस से कमजोर है? देखो, पहले तो मैं एक बात बोलूंगा, इन्होंने बोले छोटी छोटी पार्टियां, इन्हें याद रखना चाहिए बीएसपी एक नेशनल पार्टी है और बीजेपी के बाद में दूसरे नंबर की कैडर बेस्ड पार्टी है और बीएसपी का वोट परसेंटेज माशाल्लाह पूरे भारत में है। और जैसा इन्होंने बताया क्या बीएसपी कहीं दिख नहीं रही है या बीएसपी का उतना दबदबा नहीं है यूपी में, तो ये याद रखिए साहब, बीएसपी के जमाने में बहन मायावती के वक्त में बेटी संरक्षण सबसे ज्यादा था। वहां पर पुलिस प्रशासन भी बहुत बंदोबस्त वहां बहुत अच्छा था और जितने भी अधिकारी थे जो भ्रष्टाचारी थे वो भी बहन मायावती से डरते थे। और ये सोच आप गलत रख रहे हैं। क्या दलित और मुस्लिम ये समाज छोटा नहीं है? आप जो बोल रहे हैं ना 80% और 20%, इसको मैं नहीं मानता हूं। ये मनुवादी लोगों ने मुसलमानों को डरा के रखा हुआ है। दलित और ओबीसी ये अपने आप को हिंदू नहीं मानते, कुछ दलित मानते, कुछ ओबीसी मानते, मगर उनका परसेंटेज मुसलमानों के साथ में जोड़ा जाता है। अल्पसंख्यक में भी कुछ चीजें जोड़ी जाती है। जब बात आती है मुसलमानों की, दलितों की और ओबीसी की, तो इनका परसेंटेज 85% होता है। तो इसका मतलब 15% लोग हम पे राज कर रहे हैं। और ये जो बात है ना 80% की, ये मुसलमानों को डराने के लिए ये बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है। आइए अब हमें तो अपने वो जो ओपिनियन पोल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे प्रिंट मीडिया के हमारे जो दोस्त अहबाब है उन्होंने किया है उसकी एक झलक आप तक दिखाते हैं। ये ओपिनियन पोल है, फैसला तो 10 मार्च को होगा जो अवाम के सामने आएगा। लेकिन हमने देखा है कि गोदी मीडिया जो बीजेपी को बार बार जिताती है और वो अपने चैनल पर ये कोशिश कर रही है कि गलत एक पोल देकर, ओपिनियन पोल देकर लोगों के जहन को भटकाया जाए और बीजेपी की तरफ उसको है तो लाया जाए। हमारी कोशिश इस तरह की नहीं है। हमने सीधा सीधा ओपिनियन पोल अलग अलग लोगों से किया है। खुद हमने बैठकर इसके ऊपर घंटों तबसरे करने के बाद एक ओपिनियन पोल बनाया है। उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमें समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, लेकिन वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं बन रही है कि इख्तियार हासिल कर सके। अगर हम फिगर को देखें तो समाजवादी पार्टी हमारे हिसाब से 185 निशिस्तें हासिल कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी जमात बनकर बीजेपी वहां पर आ रही है जो 160 निशिस्तें हासिल कर सकती है, या फिर इसके अंदर भी उसका फिगर हो सकता है, लेकिन 160 या 150 के आसपास उसका फिगर होगा। अगर हम बीएसपी की बात करें जो 4 मरतबा मायावती वहां की वजीर आला रही है, अगर उनके फिगर की बात करें तो पहले उनकी तादाद कम थी, लेकिन इस मरतबा वो 30 निशिस्तों तक जा सकती है मायावती। एमआईएम जो पहली मरतबा इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकी और उनके तमाम नुमाइंदों के तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, सिर्फ एक उम्मीदवार था जिसकी जमानत बाकी थी। इस मरतबा एमआईएम एक ऐसा रुझान ला रही है जो महसूस नहीं होता है कि इस तरह भी हो सकता है कि वो कम से कम 15 निशिस्तें हासिल कर सकती है, एक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस फिर वही 10 निशिस्तों तक महदूद रहेगी और अदर्स में कोई आ सकता है तो वो 3 निशिस्तें हो सकती है। इस तरह हमने 403 निशिस्तों का हाल आपके सामने बयान किया है। इन आंकड़ों को लेकर, इन फिगर्स को लेकर हम आपका एक एक रद्द अमल लेना चाहते हैं और इसके बाद ये ओपिनियन पोल शायद हो सकता है कि और हालात तब्दील हो सके, क्योंकि फिलहाल जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस है और उसके हिसाब से इलेक्शन हो रहा है, उसमें बहुत सी दुश्वारियां हैं। बड़ी रैली नहीं कर सकते, बड़े जलसे नहीं कर सकते। अगर
ये खुल जाते हैं आगे और इलेक्शन कमिश्नर इसमें थोड़ी बहुत मदद करता है तो इन सियासी जमातों का ग्राफ कम और ज्यादा हो सकता है। जहां तक बीजेपी की बात है तो अगर जलसे होते हैं तो उसे कामयाबी मिल सकती है क्योंकि वो खास तौर पर हिंदुत्व का नारा बुलंद करती है, दो फिरकों में इस तरह के तजाद पैदा करती है कि वोट रिएक्शन कर सके और हिंदू एक तरफ आ सके, वो मुसलमानों से डराने की कोशिश करती है। जबकि अगर हम देखा जाए कि मुल्क का वजीर आजम हिंदू है, वजीर दाखिला हिंदू है, वजीर ज़राअत हिंदू है, तमाम रियासतों के वजीर आला हिंदू है, उसके बाद भी बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है। तो अब इसके लिए सोचने की जरूरत है कि अगर इख्तिदार पर कोई दूसरे को बिठाया जाए तो शायद वो हिंदू खतरे में नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए एक एक रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले रऊफ साहब से कि हमने जो ओपिनियन पोल किया है, क्या आपको लगता है कि वो ठीक है या फिर आपकी सोच इससे कुछ और है? इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी इस बार 250 से ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाने जा रही है। 300 का टारगेट लेकर चल रही है समाजवादी पार्टी। और जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी सेकंड नंबर पर रहेगी, बीजेपी 50 से ज्यादा सीट नहीं ले पाएगी क्योंकि जनता वहां पर नाराज है और इलेक्शन साफ शफाफ तरीके से होता है बगैर किसी ईवीएम के मदाखलत के। तो इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी 250 से ज्यादा सीट वहां पर लेकर इख्तिदार में आ सकती है। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं आज, क्योंकि मैं खुद उस सरजमीन पर जाकर आया हूं, वहां के आवाम के मैंने तासुरात देखा हूं। और ऐसा नहीं कि मैंने एक कम्युनिटी से बात किया, मैंने कई कम्युनिटी से भी बात किया और एक मुझे बहुत बड़ा वहां पे अपोज नजर आया। कई इंटेलेक्चुअल लोग, कई आलिम दीन, कई उलेमा देवबंद के आलिम दीन, उनका ये कहना है कि एमआईएम पार्टी वहां जाने से दूध में नींबू निचोड़ने का काम समाजवादी पार्टी को हो सकता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क के अंदर हम सेकुलर पार्टी के साथ जाते हैं, वाकई में हम जो फिरका परस्त पार्टियां हैं उनको हम जवाब दे सकते हैं। क्योंकि आज वक्त का तकाजा है, सेकुलर पार्टियों को उनकी जगह बताना चाहिए। अगर हम वोट डिवाइडेशन में जाते हैं तो बोल नहीं सकता, आंकड़े चेंज भी हो सकते हैं। हमारे साथ नासिर सिद्दीकी साहब भी मौजूद है। हमने 15 नशिस्तें उनकी झोली में जाती हुई कही थी, लेकिन रऊफ साहब ने कुछ ऐसी बात की कि नासिर सिद्दीकी ने अपना हाथ उठा लिया। मैं चाहता हूं कि जो रिएक्शन नासिर सिद्दीकी साहब देना चाहते हैं वो दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो, और बीजेपी का सफाया होना जरूरी है, ये बात सही है। लेकिन मैं नासिर भाई से ये कहूंगा, अगर अखिलेश यादव अगर इस भ्रम में है कि वो अकेले कुछ कर सकते हैं तो ये हो सकता है कि उनकी गलतफहमी भी हो जाए, चाहे वो फिर बीजेपी को इनडायरेक्टली मदद करने का काम भी करे। क्योंकि इस बात के लिए मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली तो मशहूर ही है, कभी आशीर्वाद देने के बहाने, कभी बीजेपी के अंदर जाने के बहाने, कभी चाचा भतीजे का झगड़ा, कभी बीजेपी के लोग समाजवादी में, कभी समाजवादी के लोग बीजेपी में। इसलिए ये हम खुलकर नहीं कह सकते कि समाजवादी बड़ी ईमानदारी से बीजेपी को हराना चाहती है। अगर वो ईमानदारी से हराना चाहती तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अखिलेश यादव के सामने एक ऑफर रखा था कि आप अगर चाहे तो हम आपके साथ अलायंस में आ सकते हैं। क्या वजह है कि अखिलेश यादव ने असदुद्दीन अवैसी साहब को साथ में नहीं लिया, जबकि उन्होंने 1%, आधा % और 1.5% के लोग, जो लोग उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनको आज साथ में बुलाकर उनके साथ अलायंस करा। इसका मतलब अखिलेश यादव के ऊपर भी हम पूरा भरोसा कर नहीं सकते। दूसरी बात मेरे भाई को ये बता दूं कि वहीं के आलिम दीन है सलमान हुसैनी साहब, जिन्होंने ये कहा कि जहां जहां असदुद्दीन अवैसी साहब के सीट खड़े हैं, क्योंकि ये बात भूल जाइए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की क़ियादत कर रहे हैं या उनके वोट ले रहे हैं। आज वहां से पंडित जो है ब्राह्मण समाज के, आज वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के टिकट पे लड़ रहे हैं। कल हमारी एक बहन को वहां से मिश्रा जो है उसको टिकट दिया गया। ऐसे कई दलित भाई हैं जिनको भी टिकट दिया गया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, गलतफहमी आपके जहन से निकाल देना चाहिए। और आपको बता दूं कि आप बता रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने से नुकसान होगा। इससे पहले के 3 इलेक्शन आपको हमने छोड़ दिए थे, कौन सा आपने आपका फायदा करवा के लिया? समाजवादी ने और बीएसपी ने साथ मिलकर भी वहां पर बीजेपी को हरा नहीं सके। आप लोग अपने हार का ठीकरा अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पे अगर फोड़ते रहेंगे तो ये आपको मुबारकबाद। लेकिन अगर वाकई में अगर समाजवादी पार्टी
जिस तरह असदुद्दीन अवैसी साहब के ऑफर को भी ठुकराया, वहीं हमारे दलित भाई वहां के बहुत बड़े लीडर चंद्रशेखर आजाद, उसको भी उन्होंने वहां पर साथ में नहीं लिया। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आरएसएस के बड़े टोले से मिली हुई है, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई में वो ईमानदारी से लड़ रही है। आप क्यों नहीं बताते कि कांग्रेस अलग लड़ रही है? आप क्यों नहीं बताते कि वहां पे बीएसपी अलग लड़ रही है? आप क्यों नहीं बताते कि आम आदमी पार्टी अलग से लड़ रही है? ऐसे कई छोटे छोटे दल हैं जो अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप, मुसलमानों का नेतृत्व जिंदा नहीं रहना, खड़े नहीं रहना, ये अखिलेश परिवार का भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन वहां के मुसलमान बहुत समझदार है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहां के न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित और दूसरे तबकात भी साथ देंगे, मेरी ये पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। हमारे साथ अहमद साउज भी मौजूद है जो कांग्रेस का पक्ष रहे हैं। मैंने अपने ओपिनियन पोल में जो रहबर एफआरयू का ओपिनियन पोल है उसमें बताया कि कांग्रेस वहीं 10 निश्चितों तक महदूद रह रही है। क्या आप मेरी बात से मुतमईन है कि आपको लगता है कि कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है? क्योंकि अगर कोई जमात का आदमी हो, किसी सियासी जमात का आदमी हो, तो वो अपनी पार्टी की बात जरूर करता है, लेकिन जमीन पर क्या है वो हकीकत से वाकिफ नहीं होता। क्या अहमद साहब मेरी बात से आप मुतमईन हैं? देखिए, हालात अभी बदल गए। जो 7 साल पहले हालात थे वो हालात नहीं। अभी जिस तरीके से देश में जो माहौल हो गया है बीजेपी का, हिंदू मुस्लिम से सब लोग तंग आ गए। अब वो विकास चाहते, डेवलपमेंट चाहते, तो वो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। जैसा कि हमारे बीएसपी के अयूब भाई ने बताया कि भाई छोटा मोटा दल नहीं, हमारा बड़ा दल है, हम मानते ना। लेकिन अगर देखो, इस देश में आज 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। और कांग्रेस सेकुलर है और बीजेपी जातिवादी है। तो अब आपकी पार्टी किसके साथ जाना चाहती है, मुझे ये बोलना है। और नासिर भाई से मेरा ये सवाल है कि भाई हम बड़े नुकसान को छोटा नुकसान हमारे को पड़ता, तो हम ये चाहते हैं कि आप जो बोले कि भाई इससे पहले क्यों नहीं, इससे पहले तो एमआईएम नहीं थी, लेकिन एमआईएम की जगह कुछ दूसरी संगठन वहां पे खड़े थे, बीजेपी ने उनको पैसा देकर खड़े करे। अब अगर आप ये बात को मानो या मत मानो, लेकिन कुछ हमारे ही लोग जो है तो संगठन खड़ा करके वहां गिराने का काम करे कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी। मेरा कहना यह है कि आज इलेक्शन अलग माहौल में हो रहे हैं वहां पे। जैसा कि हमारे जमीर भाई ने बताया कि आज परमिशन नहीं है, 500 लोगों की सिर्फ परमिशन है सभा में, 1000 लोगों की। फिर अभी तुम रैलियां नहीं निकाल सकते। अब आप जो जैसा बीजेपी वाले जो जातिवादी मुद्दा लेके भाषण करते हैं वही काम एमआईएम करती है, तो वो आपको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो लोगों का बोलना है कि भाई अभी जो कर्नाटक में जो हाल हुआ एमआईएम का, उससे बुरा हाल यहाँ होने वाला है, क्योंकि पब्लिक जो है तो अभी समझ गए कि भाई इससे हमारा नुकसान है। अभी उत्तर प्रदेश में लोग सिर्फ बोल रहे कि कांग्रेस और समाजवादी, बाकी तीसरे का कोई शाट नहीं है। और 1 नंबर पे समाजवादी, 2nd नंबर पे कांग्रेस और 3rd नंबर पे बीएसपी और 4थे में जो है तो बीजेपी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। ये तो हमारे नासिर साहब इस पे रिएक्शन देना चाह रहे, उसके बाद में मैं चाहूंगा कि रोह भाई भी एक रिएक्शन देना चाह रहे थे। दोनों से एक रिएक्शन 10-10 सेकंड में अगर ले तो बेहतर है। देखो, मेरा ये बोलना था 100 सीटें लड़ा के आप सरकार तो नहीं बना सकते। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब्दुल्ला आजम साहब जो आजम खान साहब के फर्जंद है, जब उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद एक मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि अवैसी साहब के बारे में आपका क्या बोलना है, तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कहा कि 100 सीट लेकर आप तो सरकार तो नहीं बना सकते, आप दूध में नींबू निचोड़ने वाला काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कही कि अगर आप आजम साहब को मानते हैं, एक बात इसमें मेरी मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके सामने एक ऑप्शन रखी थी। ऑप्शन ये था कि आप नायब वजीर आला, डिप्टी वजीर आला अगर किसी मुसलमान को किसी भी पार्टी के, तब इलेक्शन आपके ही पार्टी के किसी भी मुसलमान को अगर आप डिप्टी सीएम देते उसके बाद वहां पे इलेक्शन लड़ने का कोई मकसद नहीं है। अखिलेश यादव साहब को इतना तकब्बुर क्यों? देना ही नहीं है ना मुसलमानों की बात करने से खौफजदा है, क्यों वो आजम खान की बात करने से खौफजदा है,
क्यों मुसलमानों के साथ मुजफ्फरनगर के ऊपर बात नहीं करते, जहां पर दंगा करवा के हजारों मुसलमानों को कटवा दिया गया, बेघर कर दिया गया, और फिर अखिलेश यादव अच्छे हैं। मुजफ्फरनगर मुझे ये में तो समझ में बीजेपी नहीं के आता। लोगों ने किया था, बीजेपी के आमदार के इशारों पे हुकूमत किसकी थी? और हम लोग जब हुकूमत मुजफ्फरनगर किसकी में गए, हमारे नेता माननीय आपने एक्शन क्या लिया? ने ये बात को ऑब्जेक्शन लिया था कि क्यों इस तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं, अखिलेश जी जब एक्शन क्या लिया? हमारा सवाल ये है, अखिलेश जी ने बोला कि अबू आसिम साहब आप आइए, और कलेक्टर और कई तहसीलदार को लेके उन्होंने दौरा जब किया अबू आसिम साहब ने, वहां के आवाम ने ये कहा देखिए जमीन साहब, ये अखिलेश जी की जगह अगर कोई मुसलमान जब आप मुख्यमंत्री होगा सत्ता में तो हो, इतना सुलूक नहीं करता जितना सुलूक आप ऑब्जेक्शन अखिलेश जी नहीं, ने किया। आप तो ऑब्जेक्शन अखिलेश नहीं, समाजवादी एक्शन- पार्टी का उस आप फसाद से एक्शन लेना था। रही बात आजम खान की, आजम खान साहब जो जेल में कैद है, 250 से 300 एक नॉमिनल केसेस लगा के उन्होंने कितने साल? तो ये कितने साल? तो साबित क्यों नहीं किया कर रहा है? समाजवादी पार्टी ये बात पहले के होगा। ऊपर। अब ये आजम बात खान साहब पार्टी के के अहलिया आजम खान साहब के फर्जंद ये बोल रहे हैं तो कि ये साबित समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी मदद कर रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है इस बात को। जमीन साहब, मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अहमद साहब का एक जवाब देना चाहूंगा। हमारे पास बीएसपी के भी, आपको मैं बोल दूंगा, हमारे पास बीएसपी के जिला सदर भी, शहर सदर भी अभी पटेल साहब बैठे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या बीजेपी 160 वोट ले रही है और बीएसपी वापिस से 30-35 निश्चित तक अगर जाती है तो आप दोनों का आंकड़ा फिर बैठता है, तो क्या बीएसपी बीजेपी के साथ अलायंस करके हुकूमत का मजा लूटेंगी वापिस से, जिस तरह पहले होता है? देखो साहब, भाई हमारे बहुत खुश हो रहे हैं, इनके दूध पे मलाई आ चुकी है, इनको लग रहा है कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, और ये जो भी हो रहा है आज यूपी के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, और इनके ही खुद इतने बड़े गद्दार नेता हमारे माननीय आजम खान साहब, जिन पे बकरी चोर, भैंस चोर ये सब इल्जाम लगाए, तो वह समाजवादी ने इनको क्या सपोर्ट किया? समाजवादी तो वहां पे सत्ता में रहने वाली पार्टी थी, पिछले टाइम उनकी सरकार थी, जब इतने बड़े गद्दार नेता को वहां फैसिलिटी दी नहीं गई जेल में, उनकी ऐसी बुरी हालत थी, ऐसी हालत थी उनकी कि उनको फैसिलिटी दी नहीं गई जेल के अंदर, वो मरते मरते बच गए, और आप मुसलमानों की बात करते हैं। जिसने मुसलमानों के नाम पे आपने वहां वोट लिया, मुसलमानों के नाम पे आप चुन के आए, और उन लोगों को आज बकरी चोर का नारा लग रहा है वहां पर, और बीजेपी के साथ में मिलकर तो आप लोग काम कर रहे हैं वहां पर। यादव खुद साथ में नहीं है, पिछले तीनों आप इलेक्शन काम में कर रहे यादव हो। ने भाजपा को वोट दिया, तो कौन से यादवों की पार्टी रही, कौन से मुसलमानों की पार्टी रही, मेरे तो समझ के बाहर है ये बात। खैर ये मौजूद है तो लंबा जा सकता है। मैं राहुल भाई से एक आखिरी सवाल इसमें ये करूंगा कि क्यों मुसलमानों को ही आप कसूरवार ठहराते हैं? उसमें दूध में नींबू निचोड़ने की उन्होंने बात की, क्या मुसलमानों ने ठेका ले रखा है समाजवादी पार्टी का कि वही आपकी जमात को संभाली? आपने कभी सोचा है कि पिछले 3 इंतखाबात में आपको मुसलमानों ने 70% वोट दिया, उसके बाद आपका हिंदू वोट कहाँ गया? आप जो हिंदुओं को साथ में लेकर, सेक्युलरिज्म को साथ में लेकर कांग्रेस बात करती है, आप बात करते हैं, आप ये नहीं सोचते कि आपका हिंदू वोट बैंक खिसक गया आपके पास से, आप हमारे दम पर जिंदा है। अगर मुसलमानों की कोई जमात आपके साथ आती है तो आप कहते हैं कि हमारे वोट बढ़ रहे हैं। हर मजहबी शख्सियत अगर वहां पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहती है तो उसको पूरा इख्तियार है, डेमोक्रेसी है, इसके अंदर कर सकता है, लेकिन आप मुसलमानों को कसूरवार ठहराकर अगर आपका इख्तियार चले जाएंगे तो कल कहेंगे कि मजलिस आई थी, मजलिस ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और हम उसकी वजह से गिर गए। ऐसा नहीं, आप अपने दम पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। इस तरह की सोच आम लोगों में है। क्या मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, मैं तो ये बोलूंगा, आप बिहार के नतीजे देख लीजिए, 33% वोट जो कटा, जिसकी वजह से एक सेकुलर ताकत गिर गई वहां पर। तो क्या कौन जिम्मेदार है? क्या आपको दावत दी गई थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कि आइए हमारे साथ हाथ मिलाई, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आपके वो उस साख्ता जो हिंदू वोटर्स है वो दूर हो वो नहीं, जाएंगे? वहां पर एमआईएम जा रही है, चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहां पर चुनाव लड़ने से पहले एमआईएम का क्या था? कोई अगर पार्टनरशिप करता है तो बरोबरी के आदमी के साथ पार्टनरशिप करता है। हमारे पास कुछ रहा तो हम पार्टनरशिप करेंगे। आज से 25 साल पहले बीजेपी के 2 खासदार थे, आज साहब दुनिया की सबसे बड़ी जमात होती है। सुनिए मेरी बात, आज 20-25 साल पहले की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान आजाद से पहले ये एमआईएम पार्टी है, और उनके खुद तेलंगाना के अंदर 119 सीट में सिर्फ हैदराबाद सिटी में जो 15 सीट है असेंबली के, उसमें 7 सीट एमआईएम लेके आ रही है। मेरे भाई, और यूपी में जाकर 100 सीट लड़ रही है। क्या कॉम्बिनेशन? बताइए मुझे, कॉम्बिनेशन क्या है? और बाकी जो कर्नाटक
स्टेट है जो दक्कन का इलाका कहलाता था। कर्नाटक के कॉर्पोरेशन में 55 सीट है, उसमें 0 सीट आए, जबकि कांग्रेस में 27 सीट लेकर आई है। मैं मेरे भाई ये बताना चाहूंगा, पहले अपना घर बनाओ, तेलंगाना स्टेट पहले में अपना 40 घर लाख मजबूत करो। 40 लाख मेरे भाई की मालूमात में इजाफा करना चाहूंगा कि तेलंगाना में मुसलमानों की तादाद कितनी है और यूपी में कितनी है। इसका मतलब मुसलमानों की तादाद पे वोटिंग करना जहाँ चाहते हैं। मुसलमानों की महाराष्ट्र में पहले की मुसलमानों के 2014 में कब पैदा हुए हैं इस मुल्क के अंदर? तुम 2014 में क्यों आए? वही सत्ताधारी है, वही मुसलमान बर्बाद कर रहे हैं। क्यों थी तुम्हारी अखिलेश यादव का फसाद हुआ, मेरा क्यों फसाद हुआ, यूएनटी का फसाद हुआ, मालेगांव का फसाद हुआ, भुलिया का फसाद हुआ, कई फसाद हुए, तब इनके नेता मिलेंगे। 2014 से पहले कहाँ थे? मुलायम सिंह क्यों थी इनकी खिल्लत? कहाँ थे? अभी भी मुलायम सिंह के हाथ थे इनकी खिल्लत। जब अगर कोई था समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव थे, अबू आसिम आजमी थे, आजम खान थे, जब उनके अलावा कोई नहीं था, फिर आज उनके जिलाने से कोई सत्ता सच्चाई आज मुसलमान क्यों याद आ रहा है हमारे को? सवालात के मुझे बोलिए 2014 में क्यों पैदा हुए? इजाफा नहीं है। तेलंगाना के अंदर मुसलमानों का परसेंटेज मालूम कीजिए, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा एक जमाने में निजाम सरकार की हुकूमत आपको ये थी, मालूम होना दक्कन चाहिए स्टेट में अखिलेश यादव के पिताजी 2000 उठा के क्यों तुम आशीर्वाद दे रहे हैं। सके वहाँ पे? अखिलेश के अरे भाई, पिताजी औरंगाबाद का आशीर्वाद दे रहे हैं। औरंगाबाद का एमएलए, मालेगांव का एमएलए, भुलिया में ये हादसात है। जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ा क्या दस्तूर है तुम्हारा? वो कल्याण सिंह को मुलायम सिंह बगल में लेके खड़े रह रहे हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर वहां पर दंगे फसाद समाजवादी के पीरियड में हो रहे हैं और ये कहते हैं कि हमसे ऑब्जेक्शन मांगा गया है। अरे रिएक्शन का टाइम, आपने उनके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, आपने तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ये आपकी तकरार में हमारे जो कांग्रेस के लीडर है बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि अहमद शाह साहब को समाजवादी और मजलिस के अभी इन्होंने जैसा समाजवादी के भाई ने कहा कि बिहार के बारे में इन्होंने बात की, इनको ये मालूम होना चाहिए कि वहां पर कांग्रेस ने 70 से 80 सीटों के ऊपर वहां पे कंटेस्ट किया। अभी देखिए आप किस तरीके से मुसलमान क़ियादत को कुछ खरीद लोग जो कि अपने आप को गुलाम बना चुके हैं, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम दही उठाने वाले तो दही उठाने वाले रहेंगे, लेकिन मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन हम जो है तो अमीर है, अमीर बनकर ही हमारे यहाँ के लोगों के हम उनका साथ देंगे। तो मेरे भाई को ये बताऊंगा कि बिहार के अंदर 80 सीटें लड़कर कांग्रेस के जो राजकुमार है राहुल गांधी साहब, आज वो जाकर है तो वहां पर उत्तराखंड के अंदर छुट्टियां मना रहे और यहाँ पर उनकी सीटें जो है वहां पे सभा ही नहीं कर रहे। आप पे 70 नहीं है, उनकी सीटें 50 सीटें खपा दी, आप वो नहीं बोलते। मजलिस अगर राहुल गांधी उत्तराखंड में छुट्टियां मना रहे तो अकबर अवीसी साहब भी लंदन में छुट्टियां मना रहे। जब खाली आपका इसमें कहाँ से जिक्र आया? ये अगर हम इसी तरह की बहस करें तो बहुत लंबा वक्त जाएगा। मेरा सवाल देखिए मैं ये कहूंगा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक सियासी पार्टी है, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके इलेक्शन लड़ेगी तो लड़ेगी। जीत और हार का फैसला हम अल्लाह पे छोड़ते हैं और जरूरी नहीं है कि पहले इलेक्शन लड़ने के बाद सत्ता में आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आज हमारी वहां पर बहुत अच्छा कैडर है, आज वहां पर हमारे पास उम्मीदवार है। अगर हमारी इतनी छोटी पार्टी रहती तो आज हमारे पास उम्मीदवार भी नहीं रहते और हर समाज और हर तबके के उम्मीदवार है। इसका मतलब मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत है और अखिलेश यादव ने जिस तरह सियासी नाइंसाफी मुसलमानों के साथ खुसूसन तौर पे की है, अरे गिनाने के लिए बहुत लंबा वक्त लगेगा, आपके पास अभी वक्त कम है। इसके बाद में जब भी आपसे बात होगी तो सारी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह मुसलमानों के ऊपर वहां पे किस तरीके से जुल्म किया गया अखिलेश के उसमें भी। हम नहीं चाहते कि बीजेपी वहां पर सत्ता में आए, बीजेपी को हटाने के लिए सारे लोगों ने अगर आए तो अच्छा रहेगा। देखिए छोटा रिएक्शन आपको जल्दी से 10 मार्च को हम ये बता देंगे और 2002 में जब समाजवादी पार्टी को 8 राज्यसभा के खासदार देना थे, मेरे भाई नासिर साहब समाजवादी पार्टी ने 6 मुसलमानों को राज्यसभा में भेजा। और क्या कौन से पार्टी ने आज हिंदुस्तान एक डिप्टी सीएम दे देते, आप मुझे बताइए। एक डिप्टी और जब सीएम अखिलेश देते, यादव 2012 से एक 2017 तक ऐलान करते मुख्यमंत्री थे, ऐलान कर देते और रिकॉर्ड में अखिलेश जी के सारे पावर जो है तो आजम खान साहब के पास थे। सीएम दे देते, डिप्टी सीएम ने सीएम से बढ़ के पावर जो है आजम खान साहब के ऐलान पास कर थे। देते, खत्म हो जाएगा। अहमद पटेल साहब आप बहुत मुस्कुरा रहे थे इनकी तकरार में। एक बीएसपी के भी हमारे अयूब पटेल साहब खामोश इख्तियार करके वो भी अपनी जगह मुस्कुरा रहे, हम अपनी जगह मुस्कुरा रहे। कहीं ये मुस्कुराहट कुछ और तो बयान नहीं कर रही। नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जो बंगाल में और जो केरला में पब्लिक ने एक होकर
सेकुलर पार्टियों को वोट दिए, इसी तरीके का माहौल आपके तमाम उम्मीदवार लेकिन हमने वहां पर ममता बनर्जी को खुला छोड़ दिए थे। नहीं खुला छोड़ देना ये नहीं, ये तो नेशनल पार्टी है ना, हमने पार्टी है। सुनो, फिर आप यूपी में भी खुला छोड़ दें। हमने वहाँ हिम्मत अमली का काम किया। खुला सुनो, आपको भी बोल रहा, आप हिम्मत से काम करो। राहुल गांधी जैसी सीट योगी को अगर साफ करना है तो हिम्मत से काम करो। जिस तरीके से हमने करते हैं, ममता बनर्जी को जो है खुला नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी कांग्रेस के अंदर हिम्मत के अलावा अमेठी के अंदर राहुल गांधी हार गए। यानी इसका मतलब ये है कि आपने तो इलेक्शन नताइज से पहले हार मान ली कि खुला छोड़ दो। आप कौन होते हैं किसी सियासी जवाब के लिए कहने वाले कि तो पश्चिम बंगाल की तरह छोड़ दो? हमने इसका मतलब पूरा सपोर्ट बीजेपी को दे रहे हैं। आप तो फिर बीएसपी को बनेंगे मजलिस को आप वहाँ पर सेकुलर पार्टी छूट गई ना। नहीं, सेकुलर पार्टी के साथ क्या है? हमको सबसे पहले फिरौन की पार्टी को खत्म करना है। हमारी लड़ाई फिरौन से, छोटे मोटे दलों से नहीं। और मुसलमानों के लिए सभी फिरौन है, सभी पार्टियों ने आज तक कांग्रेस के पीरियड में बाबरी मस्जिद टूटी थी। अब फिरौन किसको बोले? हम कांग्रेस ने क्या किया? क्या भाजपा को बोलना हमने? हमारे लिए सब फिरौन के बराबर है। इसलिए कांग्रेस नहीं तो मुसलमानों में सबसे ज्यादा बदनाम किया। आज कांग्रेस के जमाने में मुसलमान जेलों में ज्यादा है। आप जब यही बात कर रहे देखो ना मुसलमान जेलों में प्राइम मिनिस्टर टूटी, उसका फायदा बीजेपी को। आप जितना कांग्रेस को बड़ी आरएसएस पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी आरएसएस की कांग्रेस है। आपको बीजेपी को हराने की रोका कौन? आपके राहुल गांधी कब रोडों के ऊपर उतरे? जिस तरह स्मृति ईरानी जरा सा 1 रुपया अगर किसी चीज के ऊपर भाव बढ़ता था तो सारे रोडों को फुल कर देती थी भाजपा। राहुल गांधी कहां पर है? किसने रोका? मीडिया के भरोसे पर पार्टी चला रहे। क्या मीडिया हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा? गोदी मीडिया हो गया, मीडिया ऐसा हो गया, मीडिया वैसा हो गया। आपका कैडर का है, आप लोग रोड पे उतर क्यों नहीं रहे? आप लोग हुकूमत के आंख में आंख डाल के बात क्यों नहीं कर रहे? वो सब चीजें नहीं होने की वजह से आज मजलिस ने आगे बढ़ाया कदम। आज मैं चाहूंगा कि इसके जीएसटी का ये अरे भाई, जब ये अपने आप को वक्त पूरा है, मुख्तसर लफ्जों में हम ये बोलना चाहते हैं मेरे भाई, अभी जब सर आपने सर्वे बताया कि सर्वे के हिसाब से हमारी पार्टी को आपने 30 सीट दी, तो आपने भी मेरे ख्याल से गोदी मीडिया देखी है साहब, और गोदी मीडिया के हिसाब से आप हमें 30 सीट दे रहे हैं। मगर जमीनी लेवल पे यूपी के अंदर सबसे ज्यादा सभाएं, छोटी छोटी सभाएं बीएसपी ने की। बीएसपी के बारे में मीडिया नहीं बताना चाहती क्योंकि ये मीडिया मनुवाद की मीडिया है, ये बम्बनों की मीडिया है। और वो बम्बन है जो बम्बन कट्टर किस्म के, हमारे साथ बम्बन समाज के भी लोग हैं, मगर वो सेक्युलर समाज। ये जो ओपिनियन है, ये किसी भी गोदी मीडिया ने इस तरह का ओपिनियन नहीं दिया, वो तो डायरेक्ट बीजेपी की हुकूमत बना रहे हैं। आप इस बात सारे दोनों की फाइट बता रहे ना। नहीं, मैंने बीएसपी का तो नाम ही नहीं ले रहा हूं। मैंने आपको भी इख्तियार का मौका दिया कि आप बीजेपी के साथ जाके इख्तियार बना सकते हैं। नहीं, हम जा ही नहीं सकते बीजेपी के साथ, इससे पहले जा ही नहीं सकते। इसके पहले हमने सपोर्ट लिया था और सपोर्ट एक दिन में तोड़ दिया और हमने बीजेपी के साथ केंद्र के अंदर एक वर्ष में सरकार गिरा दी बीजेपी की। उसके बाद में हमने हमारे तरीके से फिर से हमने रिएक्शन हुए और उसमें बहुमत से चुन गया। खैर, ये मुद्दे पर तफसीलात से बात होती रहेगी। ये तो हमारा पहला ओपिनियन पोल था। आगे इंतखाबात के दौरान भी हम कंटिन्यू इस पैनल को साथ में रखेंगे। आज के लिए मैं समझता हूँ काफी है, बहुत ज्यादा हमने इसमें वक्त लिया। फिर किसी एक इंटरव्यू में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।